वीडियो में हमने विटेकर की 5 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली और उन साम्राज्यों के सदस्यों को देखा था। विटेकर ने कुछ मानदंडों के आधार पर सभी जीवित जीवों को इन साम्राज्यों के अंतर्गत शामिल करने की कोशिश की थी। हम पहले ही जैविक वर्गीकरण व्याख्यान के भाग 1 में इन मानदंडों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हालांकि विटेकर ने अपनी वर्गीकरण प्रणाली में कुछ जीवों जैसे वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन को शामिल नहीं किया था। इस वीडियो में हम इन जीवों के बारे में और जानेंगे और यह भी समझेंगे कि इन्हें विटेकर की 5 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली में क्यों शामिल नहीं किया गया। सबसे पहले आइए वायरस के बारे में जानें। वायरस शब्द का अर्थ है विष या जहरीला द्रव। वायरसों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विटेकर ने वायरसों को अपनी वर्गीकरण प्रणाली में इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि वायरस वास्तव में जीवित नहीं होते, या दूसरे शब्दों में वे जीवित और निर्जीव दोनों के लक्षण दिखाते हैं। वे अकोशिकीय या गैर कोशिकीय होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके पास कोई कोशिका नहीं होती। आप जानते हैं कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। तो जब वायरस के पास कोई कोशिका नहीं होती तो इसका मतलब है कि वे जीवित नहीं हैं, है ना? उनकी संरचना जड़ और क्रिस्टलीय होती है, लेकिन वे संक्रमित जीवों की जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणा कर सकते हैं। वे प्रजनन कर सकते हैं और यह जीवित जीवों की एक विशेषता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि विटेकर ने वायरसों को अपनी वर्गीकरण प्रणाली में क्यों शामिल नहीं किया। वायरस अंतःकोशिकीय अनिवार्य परजीवी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे जीवित कोशिका के अंदर सख्त परजीवी होते हैं। मानवों में वे चेचक, चिकनपॉक्स, मम्प्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। वैसे क्या आप 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी के बारे में जानते हैं? इसे मानव इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। इस इन्फ्लुएंजा प्रकोप के दौरान दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। यह 1918 की इन्फ्लुएंजा के बारे में एक समाचार पत्र का लेख है और इसमें बताया गया था कि इसके कारण 60 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। वायरसों के कारण होने वाली अन्य बीमारियां हैं खसरा, पोलियो, रेबीज और एड्स। इनमें से कई बीमारियों को टीकाकरण द्वारा आसानी से रोका जा सकता है, लेकिन यदि आप टीका नहीं लगवाते हैं तो संक्रमित होने की संभावना बहुत अधिक होती है। संक्रमित होने पर इन वायरल बीमारियों का इलाज करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वायरस को एंटीबायोटिक्स से भी नहीं रोका जा सकता। एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से बैक्टीरिया को रोकने के लिए होते हैं और वे वायरस पर काम नहीं करते क्योंकि वायरस की संरचना अलग होती है और वे बैक्टीरिया से अलग तरीके से प्रजनन करते हैं। पौधों में वायरस के लक्षणों में मौजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना और लहराना, पीला पड़ना और नसों का साफ दिखना, बौना रहना और अविकसित वृद्धि शामिल है। क्या आप जानते हैं कि वायरस की खोज के पीछे क्या कहानी है? यह तब शुरू हुआ जब लुई पाश्चर ने समझा कि रेबीज का कारक बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने का मतलब है कि वह उसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नीचे नहीं देख सके। हालांकि वे उस रोगजनक कारक की पहचान करने में असफल रहे। 1880 में एक फ्रांसीसी सूक्ष्म जीव विज्ञानी चार्ल्स चैम्बरलैंड ने एक फिल्टर का आविष्कार किया जिसे पाश्चर चैम्बरलैंड फिल्टर कहा जाता है, जिसके छिद्र बैक्टीरिया से भी छोटे थे। तो क्या होगा अगर हम बैक्टीरिया वाली एक घोल को इस फिल्टर से गुजारें? सारे बैक्टीरिया फिल्टर में फंस जाएंगे और फिल्टर से निकलने वाला घोल बैक्टीरिया से मुक्त हो सकता है। यहाँ आप इस फिल्टर का एक पुराना विज्ञापन देख सकते हैं। इस विज्ञापन में इस फिल्टर का निर्माण करने वाली कंपनी दावा करती है कि यह फिल्टर आपको पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवों से होने वाली सभी जलजनित बीमारियों से बचाएगा। तो मुझे लगता है कि पाश्चर चैम्बरलैंड फिल्टर उन दिनों आम लोग भी शुद्ध पीने का पानी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते थे।
1872 में एक रूसी जीव विज्ञानी इवानोव्स्की ने तंबाकू की पत्ती की मौजिक बीमारी का अध्ययन करने के लिए इस फिल्टर का उपयोग किया। उसने कुछ संक्रमित तंबाकू की पत्तियों को कुचलकर उसका अर्क निकाला। फिर उसने इस अर्क को पाश्चर चेम्बरलैंड फिल्टर से गुजारा। तो उसे उम्मीद थी कि इस बीमारी को पैदा करने वाले बैक्टीरिया फिल्टर में फंस जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फिल्टर से गुजरने के बाद भी अर्क संक्रामक बना रहा, यानी छना हुआ तरल स्वस्थ तंबाकू के पौधे में भी संक्रमण फैला सकता था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तंबाकू मौजिक रोग का कारण बनने वाला कारक बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि बैक्टीरिया से भी छोटा कुछ है जो आसानी से फिल्टर से गुजर सकता है। इवानोव्स्की ने सोचा कि संक्रमण शायद बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न किसी विष के कारण हो सकता है। 1898 में डच सूक्ष्मजीव विज्ञानी वान ल्यूवेन ने इन प्रयोगों को दोहराया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि छने हुए घोल में संक्रामक एजेंट का एक नया रूप मौजूद है। उन्होंने देखा कि यह एजेंट केवल तभी बढ़ता है जब वह किसी जीवित कोशिका को प्रभावित करता है। लेकिन उनके प्रयोगों से यह साबित नहीं हुआ कि यह ऐसे कणों से बना है जिन्हें प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने इसे कॉन्डाजिन विवम फ्लूइडम कहा, जिसका अर्थ है घुलनशील जीवित रोगाणु। बाद में उन्होंने इसे वायरस कहा। 1935 में स्टैनली ने दिखाया कि वायरस को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है और ये क्रिस्टल मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें 1946 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1930 के दशक में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद से वायरस का बहुत विस्तार से अध्ययन किया गया है। एक वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है जो प्रोटीन की परत से ढका होता है। आनुवंशिक पदार्थ का अर्थ है वह पदार्थ जिसमें आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है। वायरस में यह या तो आरएनए या डीएनए होगा। आरएनए का अर्थ है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का अर्थ है डिओक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड। किसी भी वायरस में दोनों आरएनए और डीएनए नहीं होते। आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है, जिसका अर्थ है कि वायरस में मौजूद आनुवंशिक पदार्थ ही किसी होस्ट सेल में संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। वास्तव में जब कोई वायरस किसी होस्ट सेल पर हमला करता है तो वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होस्ट सेल को अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसे वायरल घटकों का निर्माण करने के लिए मजबूर कर देता है। संक्षेप में, होस्ट सेल का सामान्य व्यवहार बाधित हो जाता है। वे वायरस जो पौधों को संक्रमित करते हैं, उनके पास एकल सूत्रीय आरएनए होता है, और जो वायरस जानवरों को संक्रमित करते हैं, उनके पास या तो एकल या द्विसूत्रीय आरएनए या द्विसूत्रीय डीएनए होता है। प्रोटीन आवरण का कार्य आनुवंशिक पदार्थ, जो कि न्यूक्लिक एसिड है, की सुरक्षा करना है। प्रोटीन आवरण छोटे उपखंडों से बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहा जाता है। कैप्सोमियर हेलिकल या बहुफलक ज्यामितीय रूपों में व्यवस्थित होते हैं। आइए तंबाकू मौजिक वायरस या टीएमवी की संरचना देखें। टीएमवी वह पहला वायरस था जिसकी खोज की गई थी। इसका आकार छड़ जैसा होता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ एकल सूत्रीय आरएनए है। इसका प्रोटीन आवरण या कैप्सूल 2130 कैप्सोमियर से बना होता है, जो हेलिकल रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? फेज का अर्थ है खाने वाला। बैक्टीरियोफेज का अर्थ है बैक्टीरिया खाने वाला। हाँ, बैक्टीरियोफेज वास्तव में वे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। इनमें एक सिर, कॉलर, पूंछ और पूंछ के रेशे होते हैं। सिर में आनुवंशिक पदार्थ होता है। एक बार जब वे बैक्टीरियल कोशिका से जुड़ जाते हैं तो बैक्टीरियोफेज अपना वायरल आनुवंशिक पदार्थ बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। यह बैक्टीरियल कोशिका में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के सामान्य संश्लेषण को बाधित कर देगा और बैक्टीरिया को मजबूरन वायरल कणों का निर्माण करना पड़ेगा।
यह कुछ हद तक बैक्टीरिया का अपहरण करने जैसा है। कुछ ही मिनटों में बैक्टीरियल कोशिका फट जाएगी और सैकड़ों नए बैक्टीरियोफेज बाहर निकलकर अन्य बैक्टीरियल कोशिकाओं को संक्रमित करेंगे। इस चित्र में कुछ बैक्टीरियोफेज अपने वायरल आनुवंशिक पदार्थ को ई कोलाई बैक्टीरिया में इंजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक वायरस बैक्टीरियल कोशिका की तुलना में कितना छोटा होता है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि वायरस कितने घातक होते हैं। हालांकि इनके कुछ उपयोग भी हैं। इन्हें ऐसे वाहक वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जो बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक पदार्थ को विभिन्न लक्षित कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करें तो वे केवल बैक्टीरिया पर ही हमला करते हैं, मानव कोशिकाओं पर नहीं। इसलिए इन्हें मनुष्यों में पाए जाने वाले कुछ रोगजनक बैक्टीरिया को संक्रमित और नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे फेज थेरेपी कहा जाता है। वायरसों का उपयोग आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीनोम अनुक्रमों को उनके होस्ट कोशिकाओं तक ले जाने वाले वाहक के रूप में भी किया जा सकता है। वायरसों का एक और महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि इन्हें टीके बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स आदि के कुछ टीकों में जीवित या कमजोर वायरस या मृत वायरस कणों का उपयोग किया जाता है। जब जोनास साल्क ने 1955 में पोलियो वैक्सीन पेश की थी तो इसे चिकित्सा इतिहास की सबसे बड़ी खबर माना गया था। क्या आप जानते हैं कि टीके कैसे काम करते हैं? जब टीकों को आपके शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से डाला जाता है तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यह सोचती है कि टीकों में मौजूद मृत वायरस असली बीमारी फैलाने वाले वायरस हैं और उनके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडी आपके शरीर में बनी रहती है और आपको प्रतिरक्षा प्रदान करती है। भविष्य में भले ही आप असली बीमारी फैलाने वाले वायरस के संपर्क में आ जाएं, आपके शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडी आपको उस बीमारी से बचाएंगी। कृषि में वायरल कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के कीटों को प्रभावित कर सकते हैं और ये कीटनाशक किसी अन्य जीव को नहीं मारते। उदाहरण के लिए फसलें। इस वीडियो में वायरस के बारे में हम बस इतना ही चर्चा करेंगे। अब आइए वायरॉइड्स के बारे में जानें। वायरॉइड का अर्थ है वायरस जैसा। ये सबसे छोटे वायरस से भी छोटे होते हैं। ये संक्रामक रोग के सबसे छोटे झ्यात कारक हैं। इनकी खोज डीनर ने 1971 में की थी जब वे यह शोध कर रहे थे कि आलू की स्पिंडल ट्यूबर बीमारी का कारण क्या है। जैसा कि बीमारी के नाम से पता चलता है, प्रभावित आलू स्पिंडल के आकार के होते थे। स्पिंडल आकार का अर्थ है ऐसा, सिरों पर संकरा और पतला तथा बीच में उभरा हुआ। बाद में उन्होंने पाया कि यह एक वायरॉइड के कारण हुआ था जो सबसे छोटे वायरस से 80 गुना छोटा था। इस वायरॉइड को बाद में पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड नाम दिया गया। वायरॉइड भी गैर कोशिकीय होते हैं। ये केवल एक छोटे वृत्ताकार एकल सूत्रीय आरएनए के तंतु से बने होते हैं। हाँ, वायरॉइड केवल एक आरएनए का तंतु है। जो वायरॉइड को वायरस से अलग बनाता है वह है प्रोटीन कोड की अनुपस्थिति। तो अब आप समझ गए होंगे कि चूंकि वायरॉइड भी वायरस की तरह गैर कोशिकीय हैं, इसलिए उन्हें व्हिटेकर की वर्गीकरण प्रणाली में शामिल नहीं किया गया था। अगला जीवों का समूह जिसे व्हिटेकर की वर्गीकरण प्रणाली में स्थान नहीं मिला वह लाइकेन था। आपको शायद याद होगा कि व्हिटेकर ने वायरस और वायरॉइड को अपनी वर्गीकरण प्रणाली में क्यों शामिल नहीं किया था। उसका कारण यह था कि वे गैर कोशिकीय हैं और वास्तव में जीवित नहीं हैं। लेकिन लाइकेन का क्या? वे वास्तव में जीवित जीव हैं। लाइकेन के साथ समस्या यह थी कि वे द्वैध जीव होते हैं, यानी दो पूरी तरह से अलग जीवों, फफूंदी और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। आपकी फफूंदी और शैवाल एक सहजीवी संबंध में आ जाते हैं जिससे दोनों को लाभ होता है। फफूंदी का साथी शैवाल को आश्रय प्रदान करेगा और बदले में शैवाल फफूंदी के साथी को भोजन देगा।
ये दोनों साथी इस तरह से मिल जाते हैं कि हम उन्हें फिर कभी अलग नहीं कर सकते। इन अद्भुत जीवों के बारे में और जानने के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर के भाग 4 को देखें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्द ही जीव विज्ञान के और भी रोमांचक विषयों के साथ वापस आऊंगा। बने रहें।